नमस्कार दोस्तों, CDS 2 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। आंसर की के साथ साथ मैं आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन भी बता रहा हूं कि किस बुक से पूछा गया, NCERT से था या किसी अदर स्टैंडर्ड बुक से था। सेट ए हम लोग देख रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। इस वीडियो में एंशिएंट, मेडिवल और इन हिस्ट्री के पार्ट के जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को देखेंगे। 41 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्राचीन भारत के राजा ने वॉज प्रेज्ड, उन्हें उनकी प्रशंसा की गई प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के अंदर। आपको बताना है कि प्रयाग प्रशस्ति में किस राजा की प्रशंसा की गई है, किस राजा को प्रेज किया गया है। हमारे पास ऑप्शन है अशोक, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त या बिंदुसार। देखिए ये क्वेश्चन कोई नया नहीं है, ऑलरेडी 4 से 5 बार डिफरेंट स्टेट PSCs इवन UPSC के एग्जाम में पूछा गया है। पहले उन सवालों को देखते हैं। CDS 2016 का क्वेश्चन देखिए, आपसे कहा गया है विच वन अमोंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ समुद्रगुप्त डिस्क्राइब्ड इन प्रयाग प्रशस्ति। आप समझ चुके हैं कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को डिस्क्राइब किया गया है और बताया गया है कि प्रयाग प्रशस्ति जो कि समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है उसमें से कौन सी व्याख्या, कौन सा एट्रीब्यूट समुद्रगुप्त के बारे में नहीं बताया गया है। क्या वो शार्प और पॉलिश्ड इंटेलेक्ट थे, अकम्पलिश्ड स्कल्पचर थे, फाइन म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस करते थे या पोएटिक टैलेंट ऑफ अ जीनियस था। इनमें से कौन सी विशेषता नहीं बताई गई है ये आपको बताना है। जैसा कि मैं आपको अक्सर कहता हूं कि बेसिक NCERTs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्लास 7th की NCERT का चैप्टर 11 न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम के बारे में बताया गया है, प्रशस्ति के बारे में कि प्रशस्ति क्या होते हैं और वो क्या बतलाते हैं। देखिए आपको पता होगा कि प्रशस्ति पत्र दिया जाता है सम्मान के रूप में, तो प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा। तो इसी प्रशस्ति में बताया जाता है राजाओं की प्रशंसा की जाती है उनके लेखक और उनके मंत्रियों के द्वारा। दोस्तों यहाँ पे आप साफ साफ पढ़ सकते हैं कि समुद्रगुप्त के लॉन्ग इंस्क्रिप्शन की बात की गई है जो कि संस्कृत भाषा में, ये भी ध्यान रख लीजिए, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि किस भाषा के अंदर इसे लिखा गया है, किस भाषा के अंदर प्रशस्ति को, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति को बताया गया है। तो संस्कृत भाषा के अंदर हरिसेन ने 1700 सालों पहले इसे लिखा है और ये कहाँ पे इंस्क्राइब्ड आपको मिलेगा, इलाहाबाद के अशोकन पिलर के अंदर। यह इंस्क्रिप्शन एक स्पेशल तरह का है, इसलिए यह प्रशस्ति कहला रहा है क्योंकि यह राजा के प्रेज में लिखा गया है, तारीफ में लिखा गया है। वाइल प्रशस्ति वर कंपोज्ड फॉर सम ऑफ द रूलर्स यू रेड इन चैप्टर 10 सच एज गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी जो कि सातवाहन वंश के राजा थे। मैं आपको बता दूं सातवाहन वंश पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। सातवाहन वंश से जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे कवर कर लिए हैं, उसे भी आप जरूर देखिए। बहुत सारे टॉपिक्स हिस्ट्री के खास करके रिपीट करते हैं। यहाँ पे आप दोबारा देख सकते हैं कि डिटेल में बताया गया है समुद्रगुप्त के प्रशस्ति के बारे में कि किस तरह से राजा की प्रशंसा की गई। राजा को एक वॉरियर योद्धा के रूप में दिखाया गया है, एक ऐसा राजा जिसने बहुत सारे युद्ध को जीता और बहुत ही ज़्यादा लर्नेड था और लेखकों में भी सबसे बेस्ट था। प्रशंसा इतनी ज़्यादा की गई है कि डिस्क्राइब्ड एज इक्वल टू द गॉड्स। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बार हिस्ट्री के अंदर बताया है, कभी कभी राजाओं की इतनी ज़्यादा प्रशंसा की जाती है कि वो एग्जेगरेशन, अतिशयोक्ति लगने लगता है। एग्जेगरेशन मतलब बढ़ा चढ़ा के कहना। जैसे कि अगर आप देखें कहीं जगहों पर अशोक के अभिलेखों में लिखा गया है कि 150 लाख से ज़्यादा लोग पेरिस्ड हुए युद्ध में, जो युद्ध हुआ था कलिंग का। लेकिन अगर आप आंकड़ों की माने तो ये संख्या काफ़ी कम थी। समुद्रगुप्त की तारीफों को आप NCERT बुक के अंदर दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह से जो अभिलेख लिखे गए उसमें कि क्या क्या बातें की गई। हुज बॉडी वाज मोस्ट चार्मिंग बीइंग कवर्ड विद प्लेंटस ब्यूटी ऑफ द मार्क ऑफ 100 ऑफ स्कार्स कॉज्ड बाय बैटल एक्सेस, एरोज, स्पाइक, स्पीयर, बार्ब डार्ट, सॉर्ड्स, आयरन क्लब्स। बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के जाने से पहले CDS 2016 वाले क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। ये तो हमने देखा कि हाँ बात की गई थी, बहुत ही इंटेलेक्चुअल थे, शार्प और पॉलिश इंटेलेक्ट था उनका। अकम्प्लिस स्कल्पचर, देखिए मूर्तिकार, राजा मूर्तिकार क्यों होगा, थोड़ा यहाँ इलॉजिकल भी, आप इस वे में भी इसे सोच सकते थे। अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। हाँ देखिए फाइन म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस, बहुत ही उत्तम म्यूजिक का इन्हें ज्ञान था क्योंकि समुद्रगुप्त के कई जो सिक्के मिले हैं उनमें वीणा बजाते हुए भी उन्हें दिखाया गया है, प्रदर्शित किया गया है। पोएटिक टैलेंट, ऑफकोर्स पोएटिक टैलेंट था ही। हमने देखा कि किस तरह से हरिसेन जो कि समुद्रगुप्त के मंत्री थे जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति को लिखा है, उन्होंने बताया कि ये पोएट ऑफ पोएट्स थे, यानी लेखकों में भी सबसे उत्तम।
तो इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप आंसर तक पहुंच सकते थे। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ही वॉज नॉट अ एकम्प्लिश्ड स्कल्पचर, बल्कि वो एकम्प्लिश्ड स्कल्पचर नहीं थे, बाकी तीनों गुण उनमें साफ साफ निहित थे। सो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। हाँ, प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है वो किस राजा की प्रशंसा की गई है? समुद्रगुप्त की। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 42nd नंबर, ये हमने मॉडर्न हिस्ट्री में डिस्कस कर लिया है। 43rd नंबर देखिए, एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है द लोकेशन ऑफ एंशियंट सिटी ऑफ तक्षशिला मेंशन्ड इन एंशियंट इंडियन टेक्स्ट वाज आइडेंटिफाइड। यानी जो तक्षशिला जो एक प्राचीन शहर है, इंडियन टेक्स्ट के अंदर जो मेंशन्ड है उसे किसने आइडेंटिफाई किया, उस शहर की पहचान किसने की? ऑप्शन है हमारे पास अलेक्जेंडर कनिंघम, आर.डी. बैनर्जी यानी राखलदास बैनर्जी, जॉन मार्शल या दयाराम साहनी। इस क्वेश्चन के सोर्स की बात करते हैं दोस्तों। थीम सीरीज की एनसीईआरटी में ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स के बारे में भी इस टॉपिक को दिया गया है, बट बहुत ही डिटेल में तक्षशिला शहर की बात नहीं की गई है। लेकिन जब आप 8th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 एंशियंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया देखेंगे तो इंडिया के एंशियंट लर्निंग सेंटर्स में सबसे प्रमुख रहा तक्षशिला की बात की गई है कि तक्षशिला एक बहुत ही फेमस लर्निंग सेंटर था जिसमें रिलीजियस टीचिंग्स भी होती थी बुद्धा की। बहुत शताब्दियों तक ये चली और बहुत ही देश विदेश के विभिन्न स्कॉलर्स, विभिन्न स्टूडेंट्स को ये आकर्षित करती रही और 5th सेंचुरी में इसका पतन होना शुरू हो गया। तक्षशिला में आप देख सकते हैं किन किन भाषाओं का ज्ञान दिया जाता था। लॉ, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, मिलिट्री साइंस, विभिन्न भाषाओं का ज्ञान दिया जाता था। इसके अलावा तक्षशिला फेमस हुआ लर्निंग सेंटर के कारण अपने टीचर्स की एक्सपर्टीज से। जैसे अगर बात करूँ लीजेंडरी इंडियन ग्रामेरियन पाणिनि की, बहुत बार क्वेश्चन आया है पाणिनि से। अभी जो CAPF का एग्जाम हुआ उसमें भी पूछा गया कि जो पाणिनि है उन्होंने कौन सी बुक लिखी है, अष्टाध्यायी, ये ध्यान रख लीजिए। हालांकि वो डायरेक्टली नहीं था, उसके अंदर पूछा गया था कि कौन सी बुक ग्रामर से रिलेटेड, नहीं इस तरह से था। उसके अलावा बताया गया है जीवक के बारे में। जीवक भी एक बहुत ही रिनाउंड फिजिशियन थे और चाणक्य की भी बात की गई है। ये सारे तक्षशिला शहर से संबंधित थे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि एनसीईआरटी के बॉक्सेस आपको किसी भी रूप में इग्नोर नहीं करने हैं। वहीं पे बताया गया कि जो आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम थे, इन्होंने यहाँ पे र्यून्स को, तक्षशिला के र्यून्स को मिड 19th सेंचुरी में खोजा। हमने यहाँ पे देखा कि तक्षशिला शहर के र्यून्स को, अवशेषों को अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा मिड 19th सेंचुरी में खोजा गया। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम है। बाकी के आर.डी. बैनर्जी, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी ने भी डिस्कवरीज की हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाएगा इस क्वेश्चन पेपर का। कहा जा रहा है कि कौन से जैन आचार्य नहीं थे? ऑप्शन है हमारे पास भद्रबाहु, खेमा, हरिभद्र और सिद्धसेन दिवाकर। देखिए इनमें से जो खेमा है वो बुद्धिस्ट आचार्य थी। दोस्तों गौतम बुद्ध के 4 शिष्य काफ़ी ज़्यादा प्रमुख हैं, माने जाते हैं, जिनमें मेल डिसाइपल है सरीपुत्ता और मोगालन्ना, जबकि फीमेल भिखुनी या फीमेल डिसाइपल, फीमेल शिष्य आप कह सकते हैं, खेमल और उप्पलवना। ये 4 नाम आपको याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदर एग्जाम्स के भी अंदर पूछे गए हैं। जो मेल डिसाइपल है उनका नाम है सरीपुत्ता और मोगालन्ना, और जबकि फीमेल डिसाइपल है वो खेमा है और उप्पलवना है। और इनमें बाकी जो तीनों नाम हैं, भद्रबाहु, ये तो आपको पता होगा, बहुत ही फेमस जैन आचार्य थे भद्रबाहु। भद्रबाहु दिगंबर सेक्ट के फाउंडर थे। आपको पता होगा अगर आपने ये पढ़ा है तो कि जब मगध वाले रीजन में सुखाड़ आई तो 12 वर्षों के लिए कुछ जो जैन डिसाइपल्स थे वो साउथ इंडिया की ओर मूव करते हैं। उनमें भद्रबाहु सबसे प्रोमिनेंट थे और चंद्रगुप्त मौर्य के भी ये गुरु थे भद्रबाहु, और ये दिगंबर सेक्ट से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा हरिभद्र और सिद्धसेन दिवाकर, ये दोनों भी काफ़ी फेमस जैन आचार्य हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी खेमा है, क्योंकि खेमा बुद्धिस्ट भिक्षुनी थी। और ये क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि अभी जैसे CSE में ट्रेंड चल रहा है कि जैन बुद्धिस्ट स्कॉलर का नाम पूछा गया, जैसे दिगनाग थे, इस तरह से, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है सिविल सर्विसेज के भी पर्सपेक्टिव से। दोस्तों इस क्वेश्चन के अगर सोर्स की बात करें तो ये NCERT के अंदर कवर्ड नहीं है, ना ही किसी स्टैंडर्ड बुक में डायरेक्टली इनके नाम दिए गए हैं, एक्सेप्ट 1-2, जैसे भद्रबाहु और सिद्धसेन दिवाकर का कवर्ड मिलेगा, बट खेमा की बात डायरेक्टली स्टैंडर्ड सोर्सेज में नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, पतंजलि के महाभाष्य से सवाल आया है। तो जैसा कि मैं कहता हूं एंशिएंट टेक्स्ट के ऊपर सवाल फिक्स हैं CDS के अंदर, इसलिए मैंने ऑलरेडी एंशिएंट टेक्स्ट पर 2 से 3 वीडियो कवर कर दिए, जिसमें मैंने सारे एंशिएंट टेक्स्ट को बहुत ही डिटेल में कवर किया है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। पतंजलि के महाभाष्य से क्वेश्चन पूछा गया है। बोला जा रहा है इसमें कौटिल्य का मेंशन देखने को मिलता है।
सो दोस्तों, जब मैंने एंशिएंट टेक्स्ट वाली वीडियो बनाई थी उस टाइम पे मैंने आपको ये बताया था कि जो पतंजलि का महाभाष्य है, ये जो अष्टाध्यायी की ग्रामर लिखी गई है पाणिनि के द्वारा जो अष्टाध्यायी लिखी गई है उसका ये सीक्वल है। और पाणिनि की अष्टाध्यायी लगभग 4th सेंचुरी BCE में आई थी और पतंजलि के महाभाष्य लगभग 200 सालों के बाद 2nd सेंचुरी में देखने को मिलती है। लेकिन जब आप कौटिल्य की बात करते हैं तो कौटिल्य का टाइम पीरियड अगेन 4th सेंचुरी को देखने को मिलता है, जैसे बोर्न माना जाता है 375 BCE कौटिल्य का। तो इसलिए ये बात यहाँ पे गलत है, क्योंकि 200 सालों के बाद कौटिल्य के टाइम पीरियड के 200 सालों के बाद पतंजलि का महाभाष्य लिखा गया है, तो ये बात गलत है। अगेन ये टफ स्टेटमेंट है, अगर आपको टाइम पीरियड पता हो तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अदरवाइज इस तरह से मेंशन बताना किसी किंग के या किसी पर्सनालिटी के बारे में बहुत डिफिकल्ट होता है। ये देखिए, इट इज़ अ बुक ऑन ग्रामर एंड रेफर्स टू हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज ओनली इंसिडेंटली। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि ये ग्रामर पर लिखी गई है बुक है, और अगर कोई हिस्टोरिकल पर्सनालिटी का जिक्र मिलता है तो ये ओनली इंसिडेंटली मिलेगा। तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। दोस्तों, बात करें अगर इस क्वेश्चन के सोर्स की, तो ये NCERT के अंदर आपको डायरेक्टली नहीं देखने को मिलेगा, बट जो साइड बुक्स होती हैं डेफिनेटली उनमें कवर्ड मिलेगा। जैसे इस तरह की टॉपिक के लिए आप पूनम दलाल दहिया मैम की जो बुक आती है काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी अच्छे से डिटेल से इन टॉपिक्स को कवर किया गया है। हालांकि मैंने इस पर सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना दी है, तो इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि एंशिएंट टेक्स्ट से जितने भी टॉपिक है वो सारे मैंने कवर कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57th नंबर। द पेंटेड एलुस्ट्रेशन ऑफ द मूविंग ऑफ द अशोकन पिलर एट टोपरा इज फाउंड इन, यानी जो पेंटेड एलुस्ट्रेशन अशोकन पिलर की टोपरा में कहाँ पे देखी गई, किस बुक के अंदर ये देखी जा सकती है? तारीख़ फिरोज शाही, तारीख़ शाही, सीरत फिरोज शाही या अकबरनामा। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, किसी भी स्टैंडर्ड बुक्स और NCERT के अंदर इस टॉपिक को नहीं कवर किया गया है। न्यूज़पेपर के अंदर हालांकि ये एक बार एडिटोरियल में आया, बट ये अगेन बहुत ही डिफिकल्ट है। सो ये आप देख सकते हैं, द ट्राइब्यून का आर्टिकल है, बहुत ही पुरानी आर्टिकल है, 2011 में लगभग प्रकाशित हुई थी, बट बहुत ही डिफिकल्ट है। बताया जा रहा है जो 3rd सेंचुरी अशोकन पिलर है टोपरा में, वो मूव हुआ दिल्ली में एंड रेज देयर विद ग्रेट इंजेन्युअसनेस सम 600 ईयर्स अगो बाय फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने इस पिलर को इसलिए मूव किया था क्योंकि उन्होंने एक कहानी सुनी थी कि ये जो पिलर है वो भीम, जो पांडव थे, पांडव में एक भीम, उनकी एक हर्डिंग स्टिक थी, इसलिए इन्होंने मूव करवाया था। इस तरह की बात मानी जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सीरत फिरोज शाही की बात की गई है कि सीरत फिरोज शाही में इस बात का जिक्र मिलता है। आगे ये भी बताया गया है कि किस तरह से ये रिमार्केबल स्टोरी है। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, सीरत फिरोज शाही, ऑप्शन सी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए 58th नंबर। बोला जा रहा है कि कौन सा मंदिर वैष्णवाइट ट्रेडिशन से बिलोंग करता है? श्रीरंगम, चिदम्बरम, गंगाईकोंडा चोलापुरम और थंजावुर। तो ये जो 3 नाम है B, C और D, चिदम्बरम, गंगाईकोंडा चोलापुरम और थंजावुर, ये तीनों शिवा टेम्पल से एसोसिएटेड है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि श्रीरंगम वैष्णवाइट ट्रेडिशन से बिलोंग करता है। सो दोस्तों, इस क्वेश्चन को NCERT में कवर तो किया गया है, बट थीम्स वाली थीम्स नहीं, ये जो फाइन आर्ट्स की NCERT आती है उसके अंतर्गत कवर किया गया था वैष्णवाइट टेम्पल में, कि जो श्रीरंगम टेम्पल है तिरुचिरापल्ली का, उसमें 7 कंसेंट्रिक रेक्टेंगुलर एनक्लोजर वाल देखने को मिलते हैं जो कि गौपुरम के साथ हैं। ये बात बताई गई। इसके अलावा अदर टेम्पल्स की भी बात की गई है, लेकिन बाकी के जो नाम हैं चिदम्बरम, गंगाईकोंडा चोलापुरम और थंजावुर, ये तीनों शिवा टेम्पल से एसोसिएटेड है, और ये आपको तमिलनाडु बुक में और NCERT में भी मिल जाएगी, क्योंकि जो चोला टेम्पल है, चोला पीरियड से जो संबंध रखते हैं, वो चोला पार्ट में कवर्ड मिल जाएगा। सो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी के हिस्ट्री के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, और इसी तरह से सब्जेक्ट वाइज बाकी क्वेश्चंस को सोर्सेज के साथ डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।